Hello students, myself Dr. A.G. Singh belongs to G&R Institute of Management and Technology बुलंदशहर। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो हमारी वंशागति के लक्षण होते हैं जेनेटिक्स में, उसके कौन कौन से पैटर्न्स हैं, उसके कौन कौन से स्वरूप मॉडल्स हैं जिनको आगे चल के हम डोमिनेंट और रिसेसिव लक्षणों के रूप में पढ़ते हैं। वंशावली का नियम क्या है और उन वंशावली के इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को आगे किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन्स ट्रेड्स के कॉम्बिनेशंस में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो आपका टॉपिक है ये बीएससी बायो ग्रुप में मेंडल्स लॉ और मेंडेलियंस इनहेरिटेंस के यूनिट से रिलेटेड है। इसमें जनरली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिसमें इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेड पेरेंट पैटर्न्स और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है, देयर आर 5 बेसिक मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर सिंगल जीन डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज जो क्रोमोसोम्स के एक जीन पर, किसी भी क्रोमोसोम्स के, चाहे वो सोमाइट सेल्स हो, जेनेरिक सेल्स हो, सोमाइट सेल्स सेल डिवीजन के दौरान सेल टू सेल कम्युनिकेशन करेंगे और जेनेरिक सेल जनरेशन टू जनरेशन उस इंफॉर्मेशन को पास करने का काम करती है। तो एक ऐसा सिंगल जीन जिसपे किसी बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, वो रिसेसिव मोड्स में भी होते हैं और डोमिनेंट मोड में भी। डोमिनेंट मोड में होने का मतलब है कि ऐसे लक्षण जो ट्रेट्स के रूप में एलील्स में जीन के ऊपर उपस्थित होते हैं और वो जनरेशन्स में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स में उस लक्षण के मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करते हैं, उसके लक्षण को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स कहला जाएंगे सिंगल जीन डिजीज कैरेक्टर्स। तो सिंगल डिजीज जो होती हैं वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड माइटोकॉन्ड्रियल। यानी अगर आप इसको डिटेल में जा कर के देखें तो एक ऐसा कैरेक्टर जो जीन के ऊपर रिप्रेजेंट है और किसी बीमारी या किसी एबनॉर्मेलिटी को शो करने का काम करता है, तो वो कितने टाइप्स के होंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके स्पेसिफिक जो टाइप्स हैं उसमें है एक ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि ऐसा प्रभावी लक्षण जो स्वचालित रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा और जाने के बाद उस पीढ़ी के अंदर एबनॉर्मेलिटी या पहले से जो प्रीवियस कैरेक्टर्स के रूप में डिजीज पाई जाती रही है, कैरी आउट होती आ रही है, उसको शो करेगा। एक है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है कि स्वचालित तरीके से जीन टू जीन कैरी करेगा, लेकिन वो प्राप्त करने का काम करेगा रिसेसिव है, यानी कि उसकी प्रेजेंस तो जीन्स के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन उसके मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं प्रेजेंटेशंस की, इलस्ट्रेशंस की, वो एब्सेंट हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स के रूप में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उसका मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इलस्ट्रेशंस प्रेजेंस नहीं है, यानी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा कैरेक्टर है रिसेसिव कैरेक्टर। अब उसके बाद में भी जब डिटेल में जाएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स के बेस में, सपोज एक्स क्रोमोसोम्स है तो वो फीमेल बॉडीज को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों के कॉम्बिनेशंस हैं, दोनों पेयर साथ में होते हैं, एक्स एक्स फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई मेल को कर रहा है। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो एक्स क्रोमोसोम पर अवेलेबल हैं, एक्स क्रोमोसोम के जीन्स पर अवेलेबल हैं और उसकी इनहेरिटेंस को एक्स टू एक्स क्रोमोसोम्स पर पास करते हैं। कुछ डिजीज कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जिसके ट्रेट्स वाई क्रोमोसोम्स पर अवेलेबल हैं और जनरेशन टू जनरेशन वाई से वाई कैरेक्टर्स पर, यानी वाई टू वाई कैरेक्टर्स ऐसे इंफॉर्मेशंस को कैरी करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई स्पेसिफाइड जीन्स अगर आइडेंटिफाई होता है जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वो उसे बोलेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट का मतलब है प्रभावी है, मॉर्फोलॉजिकली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। इसी तरीके से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल उसको
आइडेंटिफाई करना मुश्किल है या डिफ़िकल्ट है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, लेकिन जीन्स में वह गुण उपस्थित है। ऐसे जीन्स होंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स क्रोमोसोम पर वो लक्षण उपस्थित है ट्रेट्स के रूप में। एलील के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो एबनॉर्मेलिटी को शो करता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम्स पर वो करेक्टर नहीं जा पाता, तो उसको बोलेंगे केवल एक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल करेक्टर हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, जैसा कि हम जानते हैं कि जेनेरिक कैरेक्टर्स जो हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो न्यूक्लियस के अंदर है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये जेनेटिक मटेरियल है हमारा डीएनए। तो डीएनए अगर न्यूक्लियस के अंदर मिलता है तो न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिसेसिव कैरेक्टर्स के थ्रू अगर कोई एबनॉर्मेलिटी पास होती है तो उसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस पैटर्न्स में क्या है कि वंशागति जो है, जो वंशावली है, अब उसके कौन कौन से मोड्स होंगे, वो किस रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में अपने पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अगर ये सारे कैरेक्टर्स आइडियलिस्टिक हैं और कॉमन है, नॉर्मेलिटी के साथ हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनके साथ कोई एक ऐसा सीक्वेंस या कोई एक ऐसा जीन जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता रहता है, जिसका कोई नेगलेक्ट पॉइंट ना हो, तो वो इनहेरिटेंस पैटर्न्स के थ्रू उस एबनॉर्मेलिटी को कई जनरेशन्स तक पास कर सकता है और रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसी एबनॉर्मेलिटी और ऐसी डिजीज़ को अकर और कैरी आउट करने के लिए कौन कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये 4 पैटर्न्स हैं। पहला देखिए, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल का मतलब है ऐसे ऑटोसोम क्रोमोसोम जो इस टाइप्स की रिप्रेजेंटेड जेनेटिक स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। क्योंकि इनका प्रभाव डोमिनेंट है, यानी कि एक अपोजिट कैरेक्टर को वो फिजिकली या मॉर्फोलॉजिकल शो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए लंबाई का गुण हम ले लेते हैं। जैसे 2 प्लांट्स हैं, एक प्लांट सपोज करिए ये है 1 नंबर और एक प्लांट सपोज करिए ये है 2 नंबर, और इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो अगर मान लीजिए हम दोनों के लंबाई के गुण को रिप्रेजेंट करें, तो अगर लंबा है तो उसको कैपिटल एल से शो करेंगे, और अगर ये लंबाई में छोटा है, अगर इसका कद छोटा रह जाता है, पेट की हाइट कम रह जाती है, तो उसको लिखेंगे स्मॉल एल से। तो अगर कैपिटल, क्योंकि रिक्वायर्ड कैरेक्टर है कैपिटल एल, यानी कि लंबा होना चाहिए पौधा, ये इसका ट्रेट है, एलील्स के ऊपर रिप्रेजेंट है इसकी इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से इसका ट्रेट है स्मॉल एल, यानी कि लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल तो है, लेकिन ये बोना है, ड्वार्फिज्म को शो करता है। तो अगर कैपिटल एल आता है तो कैरेक्टर होगा डोमिनेंट, और अगर स्मॉल एल आता है तो कैरेक्टर होगा इनडोमिनेंट या रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब है कि दोनों कैरेक्टर को पास कर रहा है, क्योंकि पेयरिंग में क्रोमोसोम्स की इन्फॉर्मेशन जाती है। एक्स क्रोमोसोम भी है, वाई क्रोमोसोम्स भी है, डिपेंड करता है कि ये कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पर है। अगर एक्स क्रोमोसोम पर है तो बोलेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर एक्स क्रोमोसोम पर है लेकिन शो नहीं हो रहा है तब बोलेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। अगर यही कैरेक्टर वाई क्रोमोसोम पर है और डोमिनेंट पे हो तो बोलेंगे वाई लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर यही कैरेक्टर आपका ये ट्रेट वाई क्रोमोसोम पर है लेकिन रिसेसिव फॉर्म में, यानी कि डोमिनेंट प्रदर्शित नहीं करता लेकिन जीन्स के रूप में अवेलेबल है, तो बोलेंगे वाई लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट होने का मतलब है कि रिक्वायर कैरेक्टर जो कि पहले से आइडेंटिफाइड है उसको शो करना। कैपिटल एल लंबाई को शो करता है, अगर ये आता है तो डोमिनेंट होगा, अगर स्मॉल एल आता है तो इनडोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। इसी तरीके से दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, यानी कि ऑटोसोमल यानी ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेल डिवीजन या जेनेरिक सेल डिवीजन्स के दौरान अपनी इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन, सेल टू सेल जब कैरी आउट करेंगे तो वहाँ पर वो रिसेसिव फॉर्म में है, कैरेक्टर तो अवेलेबल है लेकिन डोमिनेंट कंडीशन में नहीं है, किसी तरीके से सप्रेस हो जाता है और सप्रेस होने के बाद वह कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकली दिखाई नहीं देता है, ऑब्जर्वेशंस में नहीं आता है, तो ऐसा कैरेक्टर है रिसेसिव। अब इनहेरिटेंस इसलिए है क्योंकि वंशागति को आगे बढ़ा रहा है और पेरेंटल कॉपी से जो डॉटर कॉपी बन रही है उसमें ये सारे कैरेक्टर्स 50-50% के रेशो में आगे जा रहे हैं।
तो इनहेरिटेंस यानी कि प्री पैटर्नल कॉपीज और मैटरनल कॉपीज को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए इनहेरिटेंस का गुण शो करता है। रिसेसिव इसलिए क्योंकि जीन्स तो अवेलेबल है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली उसको आइडेंटिफाई ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट है, नहीं आ रहा है पकड़ में, तो वो रिसेसिव फॉर्म हो गया। जेनेटिक स्ट्रक्चर के रूप में अवेलेबल है लेकिन फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। ऑटोसोमल इसलिए क्योंकि स्वचालित तरीके से कॉमन फैक्टर है, हर बार ये गुण आएगा ही। जैसे हर बार जब भी जेनेटिक सेल्स का सेल डिवीजन होगा तो जनरेशन टू जनरेशन कुछ रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो कॉम्बिनेशंस के रूप में प्रेजेंट होंगे ही। अब उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव, लेकिन वो अपनी उपस्थिति जरूर वहाँ पे शो करेंगे। अब इसमें से भी दो ट्रेड्स निकल के आते हैं, एक होगा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक होगा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, और कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब है दोनों कॉम्बिनेशंस में चलेंगे, एक्स क्रोमोसोम पे भी चलेंगे और वाई क्रोमोसोम पे भी चलेंगे, या दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कैरेक्टर आइडेंटिफाई होगा। कई बार क्या होता है, मल्टीपल क्रॉसेस जब हम कराते हैं तो वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है या वाई लिंक्ड कैरेक्टर है या कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस कैरेक्टर है। कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स का मतलब है कि दोनों क्रोमोसोम्स पे उपस्थित जीन एक ही ट्रेट के एलील्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि बेशक एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक ट्रेट के एलील्स के लिए, एक लक्षण के जीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दोनों मिलकर के एक ही लक्षण या जीन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस पैटर्न हैं, ये 1 या 2 नंबर में जनरली पूछ लिया जाता है। अब इसी आधार पे अगर हम रिसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर्स के आधार पे इनहेरिटेंस को क्लासीफाई करें तो 6 पैटर्न्स हैं। पहले 4 पैटर्न्स हैं जो कि मोस्टली 4 पैटर्न्स हैं। अब उसी में से 2 पैटर्न्स निकल के आएंगे, एक तो आएगा मल्टी फैक्टोरियल और एक है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ये 2 और जुड़ जाते हैं, बाकी के सारे सेम कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोस्ट कॉमन इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। उसके बाद में जो नया है वो है मल्टी फैक्टोरियल। मल्टी फैक्टोरियल का मतलब है कि यहाँ पे चांसेस होते हैं म्यूटेशनल जेनेसिस के, यानी म्यूटाजेनेसिस के थ्रू कोई कैरेक्टर डिस्टर्बेंसेस में भी आ सकता है, एब्नॉर्मेलिटी को भी शो कर सकता है, या लीनियर सीक्वेंसेस के कैरेक्टर को आगे बढ़ा सकता है। मल्टी फैक्टोरियल है, इसके कई सारे फैक्टर हैं जो कि आगे चल के किसी एक ट्रेट्स या कई सारे ट्रेट्स को मिल करके शो करने का काम करेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का मतलब वही है, जैसे जेनेटिक मटेरियल आपको या तो न्यूक्लियर में मिलेगा या माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे उपस्थित जीन्स में जितने भी एलील्स या ट्रेट्स आगे चल के किसी कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में अगर वो शो करते हैं तो नॉर्मेलिटी और आइडियलिस्टिक हैं। अगर उसमें म्यूटाजेनेसिस के थ्रू कुछ डिस्टर्बेंस या एबनॉर्मेलिटी दिखाई देने को मिलती है तो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्टर्ब इनहेरिटेंस को शो करेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं सिंपल पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस दिए वही रेफरेंसेस के थ्रू सिंपल पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस को लिया गया है। जैसे कि ये ऐसे सिंपल इनहेरिटेंस ट्रेट्स हैं जो कि सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल्ड किए जाते हैं। हालांकि उस समय जीन्स और एलील्स का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन तब जेंडर जो क्रॉस कराए जाते थे, यानी जेंडर्स के बीच में जो कॉम्बिनेशंस तैयार होते थे, क्रॉस फैक्टर्स तैयार किए जाते थे, उसमें देखा जाता था कि कोई ना कोई एक माइक्रो एलिमेंट ऐसा है जो इन कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई करता है, उसको डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में ले जाता है, कौन सा एब्सेंट रहेगा कौन सा प्रेजेंट रहेगा उसको डिसाइड करता है। तो जेनेटिक्स के कंसेप्ट में इसको एलील्स और ट्रेट्स के रूप में आज जाना जाता है। तो कंप्लीटली डोमिनेंट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, रिसेसिव और इनकम्प्लीट रिसेसिव, ये चारों फॉर्म्स आज देखने को मिलती हैं। तो जेनेटिक्स के फॉर्म में पैटर्नाइज जो कंडीशंस है उसमें इनहेरिटेंस के सिंपल ट्रेट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं। यानी जीन एक्सप्रेशन के दौरान जो स्पेसिफाइड जीन है वो आगे चल के इन्फॉर्म्ड वेल प्रोटीन्स का निर्माण करती है या नहीं करती है। अगर जीन्स के थ्रू स्पेसिफाइड प्रोटीन्स का निर्माण होता है तो जीन एक्सप्रेशन के थ्रू
एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वह इन्फॉर्मेशन बिना किसी कट कॉपी के आगे चली जाती है, बिना किसी एबनॉर्मेलिटी के आइडियलिस्टिक फॉर्म में आगे चली जाती है। लेकिन अगर ऑटोसोम्स कई बार एब्रिविएटेड फॉर्म में अगर डिस्टर्ब हो जाएं, प्रूफ रीडिंग के दौरान अगर उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस चेंज हो जाए और अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस चेंज हो जाएं, तो आगे चल के न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन सीक्वेंसेस गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि डिसमैच हो जाएगा, मिसमैच पेयर वहाँ पे तैयार होते हैं। ऐसे मिसमैच पेयर आगे चल के एबनॉर्मल प्रोटीन्स का निर्माण करेंगे, जो आगे चल के या तो किसी एबनॉर्मेलिटी को शो करेंगे या जेनेटिक डिजीज को शो करेंगे। अब यहाँ पे 7 टाइप्स के डिजीज इनहेरिटेंस हैं, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। वो क्रोमोसोम्स के नंबर्स पे भी हैं जो कि न्यूमेरिकल एबरेशंस के बेस पे हैं। कुछ स्पेसिफाइड जीन्स हैं जिनको बेस पेयर्स और किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग पार्शिएट किया जा चुका है, सेपरेटेड किया जा चुका है। तो वो 7 सिंगल जीन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स क्या हैं, पहले उन्हें देखते हैं। जैसे 7 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये वो स्पेसिफाइड जीन है जिससे ये डिसऑर्डर, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो एक एक्स क्रोमोसोम से दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर ये फर्दर ट्रांसफ़र होता रहेगा। ट्रांसमिशन रेट इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के एक्सप्रेशन से रिलेटेड होता है, उस पर रेस्पॉन्सिबल होता है। अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो एक डिजीज़ है, इसमें भी अल्फा और बीटा ये दोनों भी ट्रेट एलिस डिसऑर्डर्स हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन इस बात पे तय करता है कि एक्स लिंक्ड है या रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। एक है सिकल सेल एनीमिया, जिसे सिकल सेल डिजीज़ भी बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया मोस्टली ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी का जो साइज है वो कम हो जाता है, उसका वॉल्यूम और शेप चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। आयरन कंटेंट कम होने की वजह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस उसमें डिस्टर्ब हो जाती है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सेल अपने नॉर्मल डेज से पहले ही डेथ फॉर्म में आ जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाती है और एपोप्टोसिस कंडीशंस की तरफ चली जाती है। तो ये जेनेटिक डिजीज़ है। और एक्स और वाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस के दायरे में ही आती है, तो एक्स क्रोमोसोम भी और वाई क्रोमोसोम दोनों इसको कैरी करते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों ही क्रोमोसोम्स जेनेटिक स्ट्रक्चरली इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। मेल और फीमेल दोनों में ये समान रूप से पाया जाता है। एक है मार्फन सिंड्रोम। तो मार्फन सिंड्रोम के साथ साथ इसमें देखना है कि रिसेसिव कैरेक्टर है या डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसी तरीके से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, एक्स क्रोमोसोम पे रेस्पॉन्सिबल होता है ये। एक है हंटिंगटन डिजीज़ और एक है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस में यही है कि आपका जो क्रोमेटिन साइज है क्रोमोसोम के अंदर वो कम होने लगेगा। जैसे ही उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कम पहुंचेगी तो ब्लड कंटेंट कम होने का मतलब है कि आयरन कंटेंट उसमें कम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी और ब्रोंकाइटिस जैसी डिजीज़, यानी कि जितने भी ब्रोंकियल आर्टरीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कुछ स्पेसिफाइड जीन्स के द्वारा कैरेक्टर्स शो किए गए हैं जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में। ह्यूमन इनहेरिटेंस, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, जिसका मतलब है कि 2 कॉपीज़ हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेयर्स में हैं, एक्स के साथ, एक्स वाई के साथ, या तो मेल कंडीशन में हो गए फीमेल कंडीशंस में। सेपरेटेड क्रोमोसोम्स में इस तरीके की रिसेसिव इनहेरिटेंस नहीं देखने को मिल सकती, क्योंकि पेयर में है, क्रोमोसोम्स पेयर में है, तो दोनों ही कंबाइंड रूप से किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रेट और एलील्स को शो करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंडीशंस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे डिफेक्टिव जीन जो है वो नेसेसरी होता है किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर इस तरीके का कोई भी पैटर्न किसी भी कंडीशंस में सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल डिजीज में पाया जाता है तो वहाँ पे इसे बोलेंगे ह्यूमन इनहेरिटेंस डिजीज पैटर्न। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, जिसका मतलब होता है कि जीन एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है और अपनी आइडियलिस्टिक कंडीशन से एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन के बाद प्रोटीन्स का निर्माण उस मात्रा में नहीं हो रहा है, या तो उसकी क्वांटिटी कम है या उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब है।
क्वांटिटी से मतलब है किलो डाल्टन या किलो बेस पेयर्स में उसके सेगमेंट्स कम रह जाते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे डिपेंड करेगी। क्वालिटी से मतलब है कि जिस सीक्वेंसेस के न्यूक्लिक एसिड्स, यानी जिस सीक्वेंसेस से अमीनो एसिड्स मिल करके न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण कर रहे हैं और फर्दर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, उस टाइप की प्रोटीन नहीं मिल पा रही है। उसका डिफरेंटिएशन अल्फा, बीटा और गामा प्रोटीन्स के सेगमेंटेशंस में हो जाएगा। अगर अल्फा प्रोटीन बीटा प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है और उसका मास मोलिकुलर वेट डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है, तब वह एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएगी। ऐसी सेल एपोप्टोसिस या जिसे बोलते हैं नेचुरल किलर सेल यानी NPK मॉडल्स के थ्रू जाएगी और सेल अपनी मॉर्बिडिटी को शो करेगी। सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी और सेल मॉर्बिडिटी की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके के कुछ इनहेरिटेंसेस हैं जो आगे चल के शो करते हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा कर के अपनी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें देखने की कोशिश करते हैं कि पेरेंटल कॉपी से डॉटर कॉपी बनते समय कौन सी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट 100% अपने उसी मॉडल्स में रहती है, उसी पैटर्न्स में रहती है, या आगे चल के चेंज हो जाती है। यानी उसका पैटर्न क्या है, रिसेसिव मोड में है या डोमिनेंट मोड में है, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में है या सिंगल जीन कंडीशंस में है। अब एक यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। इसमें आपको कलर्ड और ब्लैंक दोनों कंडीशंस दिखाई दे रही है। जो ये स्क्वायर है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो राउंड फॉर्म है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्क्वायर फॉर्म में अगर वो कलर्ड फॉर्म है यानी कि डार्क कंडीशन में देखने को मिल रहा है तो वो है मेल अफेक्टेड, और अगर यही कंडीशन आपको राउंड स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है तो वो है फीमेल अफेक्टेड। नॉर्मल फीमेल है राउंड में और नॉर्मल मेल है नॉर्मल स्क्वायर फॉर्म में। यानी कि राउंड और स्क्वायर इन दोनों का हमें ध्यान रखना है। अगर वो कलरफुल है तो अफेक्टेड है, और अगर नॉर्मल वाइट कलर में है तो आइडियल नॉर्मल कंडीशन है। अब यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशंस है, 50% चांसेस हैं अफेक्शन होने के, यानी कि अफेक्टेड होने के, कि वो इनहेरिटेड फॉर्म में डोमिनेंट एलील के साथ आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अब डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले देखना होगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे म्यूटेटेड जीन पहले पहचानना होगा कि वो पेरेंट से आ रहा है, या तो वो मेल से आएगा या फीमेल से आएगा, मदर सेल से आएगा या फादर सेल से आएगा, और इसी तरीके की डिजीज़ आगे चल के डिसऑर्डर को कॉज करेगी और उसी को आगे चल के इनहेरिटेड करेगी। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 4 दिखाया गया है। क्रोमोसोम नंबर 4 में आप यहाँ पे डी एलील्स देख सकते हैं। डी एलील्स का जो स्वरूप है वो इस तरीके से, इसकी कंडीशन आप देखिए। यहाँ पे स्मॉल डी है, स्मॉल डी का पैटर्न और कैपिटल डी का पैटर्न दोनों ही लगभग पैरेलल और समांतर है। यहाँ पे आप देखिए होमोजाइगस डीडी है, यानी कि जीनोटाइप जब हम कलेक्ट करेंगे तो जीनोटाइप में जीन्स की कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं। तो अगली जो जनरेशन तैयार हो रही है इन दोनों के क्रॉस आउट होने से वो कैपिटल डी और कैपिटल डी है। इधर देखिए कैपिटल डी और स्मॉल डी है, यहाँ पे स्मॉल डी कैपिटल डी है, स्मॉल डी है। अगर इसी चीज़ को हम पुनेट बॉक्स या चेकर बोर्ड से अगर आइडिया लेकर के बनाएं तो क्रॉस चेक बोर्ड से हम ये देख सकते हैं कि ऐसी कितनी संभावनाएं जो 25%, 25, यानी कि 100% में से ऐसी कितनी 4 संभावनाएं हैं जिसमें ये ट्रेड्स आगे चलकर अपने डोमेन को शो करेंगे। तो अगर फाइलोजेनेटिक चार्ट्स के रूप में देखना है तो हम इस तरीके के डायग्राम का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। और अगर हमें जीनोटाइप स्टडी करना है तो जीनोटाइप स्टडी करने के लिए हम उसमें से 4 प्रोबेबिलिटी छांट लेते हैं जो पुनेट बॉक्स या चेकर बोर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। अब जैसे जानने की कोशिश करते हैं कि पुनेट स्क्वायर बॉक्स है क्या जिसके द्वारा ये प्रोबेबिलिटी चेक की जाती है। तो पुनेट स्क्वायर बोर्ड एक टेबल है जिसमें पॉसिबल आउटकम्स देखे जाते हैं, यानी कि ऐसी 4 संभावनाएं देखी जाती हैं जो जेनेटिक क्रॉस के बाद, यानी 2 इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम्स में जेनेटिक क्रॉस के बाद जीनोटाइप सीक्वेंसेस में ये पता करने का काम करती है कि इसमें किसी भी डिसऑर्डर या एबनॉर्मेलिटी के होने के चांसेस कितने हैं। मेल और फीमेल दोनों का ही कॉम्बिनेशन इसमें 50-50% रहता है। इसलिए पुनेट स्क्वायर बोर्ड से एक जनरल आइडियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म है, डिटेल में जाकर के हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो
एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन एक जनरल आइडिया लेने के लिए पुनेट स्क्वायर बॉक्स को जेनेटिक्स में शामिल किया जाता है। 4 इसके क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 20-25% के इसके प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इस तरीके का ये स्क्वायर बोर्ड है, इसे बोलते हैं चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर बोर्ड। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल ए और स्मॉल ए है। यहाँ पे मदर गैमेट्स ले लिए इन्होंने जो कि एग है, यहाँ पे फीमेल यानी कि फादर यानी कि मेल गैमेट्स ले लिए जो कि स्पर्म है। अब दोनों का जो जीनोटाइप है, जीन का स्पेसिफिकेशन है कैपिटल ए और स्मॉल ए के थ्रू। यहाँ पे जो मदर गैमेट्स है, एग सेल्स है, उसका स्पेसिफिकेशन है जीनोटाइप में कैपिटल ए और स्मॉल ए, दोनों ही सेम है। दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया कैपिटल ए के साथ, यानी कैपिटल ए, ये शो करता है पी स्क्वायर मोड में। इसी तरीके से स्मॉल ए कैपिटल ए यानी कि क्यूपी मोड यहाँ पे इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर यहाँ पे स्मॉल ए, तो 2pq इधर आया, क्यू स्क्वायर इधर आया। क्यू स्क्वायर का मतलब है कि एक ट्रेड को 2 बार रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेगी। जो इसका फ्रैक्टाइल है वो फ्रैक्टाइल है a, यानी कि p गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी फ्रीक्वेंसी है स्मॉल a की जो कि क्यू को शो कर रहा है। तो जब दोनों ही कॉम्बिनेशंस आपस में मिल करके रिप्रेजेंट करते हैं तो p प्लस क्यू इक्वल 1। तो आगे चल के जब हम इसका जीनोटाइप रेशो निकालेंगे तो वो निकलेगा 1:2:1, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अगर p स्क्वायर को 1 से रिप्रेजेंट करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल 1, यानी कि 1:2:1 है। तो हमेशा 4 ट्रेड्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें 2 कॉम्बिनेशंस एक जैसे रहेंगे और बाकी के 2 कॉम्बिनेशंस एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो इन चारों संभावनाओं के बीच में ट्रेड्स में जाना जा सकता है कि मेल और फीमेल के जीनोटाइप और फिनोटाइपिकल रेशोज क्या हैं और उनकी जेनेटिकल इनहेरिटेंस पैटर्न्स किस तरीके से शो करते हैं। तो जनरली इस तरीके के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप कि इस तरीके के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।